हेलो दोस्तों। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा जो पर्यावरण है उसका जो है पीटी 365 का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ चुके हैं पर वो थोड़ा लंबा था, इसकी वजह से 2-3 पार्ट्स में आया। इसको कोशिश करेंगे हम एक ही क्लास में ख़त्म करने की, सेकंड चैप्टर को। उसके बाद आगे के चैप्टर जैसे थर्ड चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो वो भी 2-3 पार्ट्स में ही आएगा। तो देखिए पहले सेकंड चैप्टर क्या है? पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, पराली दहन। जैसा कि आपने नवंबर 2020 में देखा होगा कि दिवाली पे मतलब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, जो कि पराली दहन की वजह से होता है। ठीक है, आपको पता होगा पराली दहन होता क्या है? मतलब जैसे अगर हम जो फसल चेंज करते हैं, जैसे गेहूँ से जब जो चावल की है उसको उगाते हैं, तो बीच में मतलब टाइम काफ़ी कम मिलता है किसानों को, 20 से 25 दिन। तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि जो उनका जो पहले की फसल जो कटाई होती है ना, उसके ये छोटे-छोटे ठूँठ रह जाते हैं। ठीक है, ये रह जाते हैं तो इसको वो क्या करते हैं, जला देते हैं ताकि वो जल्दी से जो है दूसरी फसल को उगा सकें। ठीक है, तो इसकी वजह से पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ जाता है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में। तो इस पे हाल ही पे जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी है, ईपीसीए, इसने पराली दहन पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ठीक है, तो ईपीसीए होता क्या है सबसे पहले? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसमें पर्यावरण की गुणवत्ता उसको बनाए रखने और उसमें सुधार करने के लिए तथा जो पर्यावरण का प्रदूषण है उसको रोकने एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से जो है ईपीसीए का निर्माण किया गया था। ठीक है, ईपीसीए को पर्यावरण में से संबंध मामले में स्वतः संज्ञान, मतलब जो सुओ मोटो होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ले लेता है, वैसे ईपीसीए भी जो है स्वतः संज्ञान ले सकता है और अपनी कार्यरत किसी भी व्यक्ति, प्रतिनिधि निकाय या कोई संगठन हो उसकी शिकायतों के आधार पर जो है कार्रवाई करने का उसे अधिकार है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं पराली दहन के बारे में। उसके बाद तो पराली दहन क्या होता है? पराली दहन से आशय कृषि फसल के शेष रह गए जो अवशेष हैं उसके दहन से है। ठीक है, ये जो धान, गेहूँ आदि जैसी फसलों की कटाई के बाद कृषि जो भूमि होती है उस पर शेष रह जाते हैं। ठीक है, अतः आगामी फसल की बुआई हेतु कृषि भूमि को तैयार करने के लिए उनका क्या करते हैं, वो दहन कर देते हैं, जला देते हैं उन्हें। ठीक है, यह शीत ऋतु के दौरान जो दिल्ली में बढ़ता वायु प्रदूषण है उसके स्तर हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारणों में से एक है। ठीक है, पराली दहन के कारण क्या है? सबसे पहले जो फसल की कटाई करने वाली होती है ना, कंबाइंड हार्वेस्टर जो मशीन होती है, वो फसलों के छोटे छोटे ठूँठ की जो वो होती है ना कटाई, उसके दौरान खेतों में छोड़ देते हैं। जो एंड छोटे, जैसे फसल इतनी बड़ी मान लो, तो वो नीचे से काट के ले जाता है, पर ये जो नीचे का पार्ट है ना ये रह जाता है मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, जिससे एकत्र करना मुश्किल होता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसाइल वाटर एक्ट जैसे कानूनों के संरक्षण से धान की रोपाई अवधि में जो है विलम्ब हुआ है। तो देख लेते हैं ये है क्या। तो इस एक्ट के अंतर्गत क्या है कि जो भूजल संरक्षण है, जो भूमि के नीचे जो जल है उसका संरक्षण के लिए करने के लिए जो पंजाब है उसमें जो चावल को जो हम बोते हैं ना, बुआई करते हैं, वो 13 जून से पहले, और हरियाणा में 15 जून से पहले क्या है, प्रतिबिंबित है। ठीक है, ताकि जो भूजल है वो सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, क्योंकि जैसा आपको पता होगा, जैसे पंजाब में जैसे बासमती चावल उगाया जाता है, मतलब बासमती वैसे यूपी बिहार का चावल है, पर इन्होंने गहन जो कृषि होती है उसके ज़रिए जो है जो बासमती की जो उगाई है वो वहाँ पे पंजाब में पॉसिबल कर दी है। ठीक है, गहन कृषि क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एरिया है, छोटा एरिया है, या जो आपके पास मतलब नॉर्मल एरिया होता है, उसमें मतलब अलग अलग तरीके की जो टेक्निक लगाते हैं ना कृषि की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फसल जो है उगाई जा सके। ठीक है, तो उसकी वजह से पानी की बहुत वेस्टेज होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसाइल वाटर एक्ट 2009 का है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसमें धान की जो रोपाई है उसमें विलम्ब हो जाता है। उसके बाद देखिए फसल की जो गहनता है, मतलब फसल गहनता वही एक एरिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक लगा के और ज़्यादा से ज़्यादा फसल का प्रोडक्शन कर सकें, है ना। तो ज़्यादा वाटर लगता है उसमें, ज़्यादा मतलब उर्वरक ज़्यादा लगते हैं ना मिट्टी की, उससे जो उर्वरक शक्ति है वो भी कम हो जाती है कहीं ना कहीं। तो उसके कारण किसानों के पास कृषि जो अवशेष है उसको निस्तारित या साफ़ करने के लिए बहुत कम उपाय शेष रह जाते हैं। इसलिए फसलों को जलाना ही उनके लिए सबसे सरल विकल्प होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पराली दहन को नियंत्रित करने के उपाय। तो थोड़ा सा फिगर में देख लेते हैं एक बार क्या दे रखा है। तो सोर्सेज ऑफ जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन होता है फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे कि हमें पता ही है, हमने पढ़ा था कि जो जो ये है एग्रीकल्चर सेक्टर है, इससे सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जेटिक फर्मेंटेशन, मीथेन जो है ना, मीथेन गैस है जो CH4। ठीक है, वो जो सबसे ज़्यादा जो ये होते हैं ना र्यूमिनेंट एनिमल, मतलब जो आवारा घूमते हुए पशु, सच एज कैटल, शिप, गोट एंड बफेलो, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो भी ये खाते हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा रिलीज़ होती है। ठीक है,
मैन्योर मैनेजमेंट, मीथेन एंड जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है दोनों ग्रीन हाउस गैसेज हैं फ्रॉम एरोबिक एंड अनएरोबिक मैन्योर डिकम्पोजिशन प्रोसेस। जो इनका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है उसमें सबसे ज़्यादा मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, ठीक है। उसके अलावा चावल के पकने में मीथेन गैस रिलीज़ होती है, ठीक है। राइस कल्टीवेशन, मीथेन फ्रॉम एनारोबिक डिकम्पोजिशन। एनारोबिक क्या होता है, मतलब बिना ऑक्सीजन के जो डिकम्पोजिशन होता है ना ऑफ ऑर्गेनिक मेटल इन पैडी फील्ड्स, ठीक है। उसके बाद सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, जो फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं हम, यूरिया कंसिस्ट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो हम ये पढ़ चुके पहले ग्रीन हाउस गैसेस का चैप्टर, तो उसमें जाके आप देख लीजिएगा एक बार कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज होती है। क्रॉप रेसिड्यू, जो इनका नीचे का वो बच जाता है ना, नीचे के जो ठूट बच जाते हैं, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन क्रॉप रेसिड्यू एंड एमिशन फ्रॉम स्टबल बर्निंग। जो पराली दहन करते हैं उसमें भी जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा निकलती है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी यूज, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड गैसेज एसोसिएटेड विद फ्यूल बर्निंग एंड द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं अब। तो नियंत्रण देखिए, नियंत्रित करने के उपाय, सबसे पहले एक होता है इन सीटू एक्स सीटू। इन सीटू होता है जैसे आप जो फील्ड पे जा रहे हैं ना, कृषि की जो एरिया होता है वहाँ पे जो आप उपाय करेंगे वो इन सीटू हो जाते हैं। और एक्स सीटू होता है जो इसके बाहर, मतलब आप कुछ भी अगर संगठन बना रहे कोई इस टाइप का, तो वो सारे एक्स सीटू मतलब बाहर के जो होंगे नियंत्रण होंगे, ठीक है। स्वस्थान उपाय, तो हैप्पी सीडर मशीन, इसका उपयोग और इस उपकरण को जो है छोटे और सीमांत किसानों को उचित किराए पर उपलब्ध कराने हेतु कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना करना, ठीक है। कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना करना। अभी देखते हैं ये मशीन क्या करती है। लघु अवधि वाली चावल की किस्मों और फसल विविधीकरण आदि को बढ़ावा देना। तो देखिए ये मशीन करती क्या है। सबसे पहले हैप्पी सीडर मशीन जो है, इससे जो बिजाई होती है उसकी तकनीक, हैप्पी सीडर मशीन एक तरफ धान की डंठल के ऊपरी भागों को काट कर हटाती है। मतलब जब ये चलाते हैं ना तो वो क्या करते हैं, जो वो ठूट होते हैं ना, जो जिसको जलाने से पराली धान जिसे बोलते हैं, तो उसको हटाती जाती है एक तरफ। तो और साथ साथ जो है कतारों में गेहूँ की बुआई भी करती जाती है, उनको हटाती जाएगी धान को और गेहूँ की बुआई करती जाएगी, ठीक है। धान के जो शेष अवशेष होते हैं उसको खेतों में दबा देती है। इस तरह गेहूं की बुआई समय से होती है और धान की जो अवशेष होता है उससे खेत ढका होने से नमी बनी रहती है और वो अंकुरण अच्छा होता है। मतलब जो वो जो नीचे के जो बच जाता है ना पराली दहन के लिए जो ठूट होती है, ठीक है, उसको ये मतलब उखाड़ के और वहीं पे गिरा देता है, ठीक है। तो वो एक तरह से मतलब उसका काम करती है, जो आपके ये होता है ना उर्वरक होता है उसका काम हो जाएगी, जब कुछ टाइम बाद वो सड़ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो कस्टम हायरिंग सेंटर जो बनाने की बात हो रही है, तो मोदी सरकार की ओर से शुरुआत की गई इस योजना का नाम कस्टम हायरिंग सेंटर है। इसमें देश के जो छोटे किसान होते हैं उनको आधुनिक कृषि यंत्र, ठीक है, जो आधुनिक कृषि यंत्र होते हैं वो किराए पर मुहैया कराए एवं नई मशीनों को सस्ते दाम में खरीदा जा सकेगा। सरकार के मुताबिक किसान जो फार्म मशीनरी बैंक है वो खोलकर अच्छी कमाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस टाइप का काम भी कर सकते हैं किसान जो फार्म मशीनरी बैंक्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। देखिए सघन कृषि या फिर वो इंटेंसिव फार्मिंग जो होता है, गहन कृषि, वो क्या होता है, कृषि उत्पाद की वह प्रणाली जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरता, कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन लिया जाता हो। इसमें एक ही भूमि पर वर्ष में कई बार फसलें बोई जाती है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कस्टम हायरिंग सेंटर भी बना सकते हैं। उसके अलावा बहिर्स्थान उपाय या फिर एक्स-सीटू मतलब खेतों से बाहर क्या कर सकते हैं, तो पराली का विभिन्न तरीके से अन्य कार्यों जैसे मवेशियों के लिए चारा, मतलब जो चारा चराने वाले, पशु चराने वाले होते हैं उनको दे सकते हैं कि आप इनको मतलब जो है पशु से मतलब चर के ख़त्म कर दें। खाद का निर्माण कर सकते हैं जैसे हैप्पी सीडर मशीन जो वो है कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में छप्पर के निर्माण, बायोमास ऊर्जा, मतलब इनको जला के जैसे खाना वाना बनाने में, सामग्री की पैकिंग आदि में इनको उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसके बाद जो पराली दहन है उसको संबोधित करने के लिए कुछ नीतिगत अनुक्रिया भी की गई है, वो देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसके तहत जो हमारे 4 राज्य हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इनमें जो है फसल अवशेष के दहन पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध आरोपित किया गया है, ठीक है। उसके अलावा जो फसल अवशेष प्रबंधन है उसके लिए राष्ट्रीय नीति 2014, इसके अंतर्गत जो आधुनिक मशीनें होती है इसके खरीद को जो है प्रोत्साहित किया गया, ठीक है, और ताकि जो फसल अवशेष है उसके दहन को रोका जा सके। उसके अलावा जो हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है उसमें फसल अवशेषों के
जो इन सीटू प्रबंधन है उसके लिए तथा जो कृषि में यांत्रिकीकरण है इसको बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना को संचालित किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो धान है उसकी फसल के जो ठूंठ होते हैं ना नीचे के बचे हुए, उसको जलाने से रोकने के लिए किसानों को कुछ जो है प्रोत्साहित करने के लिए कुछ गाइडलाइंस मतलब उन्हें निर्धारित की है। उसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों को जो है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ठीक है, GRAP, इसके अनुपालन हेतु कुछ निर्देश जारी किए हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है GRAP? ये स्तरीकृत कार्यों का एक समुच्चय है जिसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब प्रदूषण का स्तर जो है एक निश्चित सीमा को पार कर लेता है। ठीक है। अब इसमें हम टेबल में देखेंगे कि क्या क्या लेवल होता है किस उसके लिए, स्टेट के लिए। तो जो ये GRAP होता है ये कब लगता है? जब इमरजेंसी मेजर्स हो हमारे। ठीक है। जो PM जो पार्टिकल मैटर होता है, पार्टिकुलेट मैटर, चलिए अब इसको आगे आएगा तब देखेंगे। तो GRAP इज़ ए सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर, एक सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स का होता है इम्प्लीमेंटेड टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द एयर क्वालिटी। मतलब वहाँ की एयर की क्वालिटी कैसी है, अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2016। द प्लान वाज प्रिपेयर्ड बाय एनवायरनमेंट पोल्यूशन अथॉरिटी। ठीक है। ये सिर्फ इमरजेंसी मेजर्स में काम किया जाएगा इसके द्वारा। देखिए कुछ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान होते हैं। तो देखिए ये 4 स्टेज है, इनके ऊपर ये लागू होते हैं। सबसे पहला स्टेज 1 है। ठीक है। तो ये देखिए सबसे 4 पे इमरजेंसी होता है, इस पे जो होता है सिवियरली पॉल्यूटेड एयर है, वेरी पुअर एयर है। ठीक है। यहाँ पे मॉडरेट टू पुअर एयर। ठीक है। ये मतलब फिर भी चल जाते हैं, इमरजेंसी 4 का नहीं चलता है। ठीक है। तो PM जो पर्टिकुलेट मैटर होता है 2.5 अबोव, जब इससे अबोव क्यों 2.5 से 61 म्यूजी पर मीटर क्यूब, और PM10 अबोव 101 म्यूजी पर मीटर क्यूब। मतलब रेंज दे रखी है ये कि इससे अबोव के इतने हो और PM10 के इतने से अबोव हो। तो क्या करते हैं, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग वॉशिंग रोड, मतलब सड़क को धो देते हैं, स्वीपिंग करते हैं मैकेनाइज। एनफोर्सिंग बैन ऑन फायर, मतलब पटाखे वगैरह ना जलाएं। इंक्रीज्ड स्क्रूनिटी ऑफ द व्हीकल फॉर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड, जो पॉल्यूशन स्टैंडर्ड जो आपने अभी उसमें देखा था ना, शायद मेरे ख्याल से इकनॉमी में ही देखा था, जो व्हीकल बैन किए जा रहे हैं ना, ग्रीन, उन पे वो लगाया जा रहा है, ग्रीन टैक्स लगाया जा रहा है। ठीक है। तो उस टाइप से जो है पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स को मेज़र किया जाए, व्हीकल के द्वारा पालन किया जाए इनका। अभी देखिए जो स्टेज 2 है, इसमें जो PM 2.5 जो पार्टिकल होते हैं, इसमें कितने थे 61 म्यूजी पर मीटर क्यूब अबोव पे ये मतलब अप्लाई होता है। ये 121 म्यूजी से अगर ऊपर चला जाए, ठीक है, और PM10 351 म्यूजी पर मीटर क्यूब, इससे ऊपर अगर पार्टिकल जो है मतलब आपस में डेंस हो जाए। ये देखिए पोल्यूशन दिखा रखा है ना, तो ये इसके लिए दिखा रखा है। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, बैन ऑन डीजल जनरेटर जो भी होंगे उन पर बैन लगेगा। पार्किंग फ्री टू सर्ज बाय 3 to 4 टाइम्स। ठीक है। 3 से 4 गुना इसका जो पार्किंग का पैसा लगता है वो बढ़ जाएगा। स्टॉप यूज़ ऑफ कोल एंड फायरवुड इन ई ट्रीज़। ठीक है। कोल वगैरह का यूज़ करते हैं ना हम, तो उनको बंद कर देंगे। उसके अलावा अर्ज पीपल विद रेस्पिरेटरी और कार्डियक प्रॉब्लम टू स्टे इनसाइड, जिनको रेस्पिरेटरी मतलब वो है ना जो सांस की प्रॉब्लम होती है, या मतलब कोई कार्डियक दिल की प्रॉब्लम है, तो वो घर से अंदर ही रहे घर के। ठीक है। उसके बाद 3 में क्या होता है, ये 250 और 450 से ऊपर चला जाता है, जो मतलब इस बार नवंबर में गया भी था दिल्ली का। तो इसमें इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रोड क्लीनिंग विद वॉशिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग, जो रोड होता है उस पर पानी वगैरह का छिड़काव करते हैं। शट डाउन ऑफ ब्रिक किल्न, जो ईंटें बनाने की वो होती है ना, भट्टा होता है, उसको बंद कर देते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑपरेशन ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट्स इन NCR में जो भी कोल बेस्ड पावर प्लांट होंगे उन्हें बंद कर देंगे। ठीक है। स्टेज 4 में क्या होता है, इमरजेंसी लग जाती है, ऑल्सो नॉन एज सेवेयर प्लस, इसे सेवेयर प्लस भी कहते हैं। तो इसमें 300 से ऊपर चल जाएगा PM 2.5, और PM10 कितना चल जाता है 500 म्यूजी पर मीटर क्यूब से ऊपर। तो इसमें क्या होता है, बैन एंट्री ऑफ ट्रक एक्सेप्ट फॉर इसेंशियल आइटम, जो ट्रक वगैरह आते हैं ना दिल्ली में या जिस भी स्टेट में लगा है, तो उसमें बैन कर देते हैं उन्हें। ठीक है। ताकि उनसे पॉल्यूशन ना हो। हाल्ट कंस्ट्रक्शन वर्क, इनको रोक देते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क जो भी होगा। बिगिन ऑड इवन रोड स्कीम फॉर प्राइवेट व्हीकल, जो मतलब ऑड इवन दिल्ली में जैसे लगा था, तो उस टाइप से जो है लगा देते हैं। ठीक है। एक दिन इवन वाले चलेंगे, एक दिन ऑड वाले चलेंगे। देखिए कुछ संबंधित तथ्य हैं ये, कुछ और मतलब मेथड है जिससे हम पॉल्यूशन को कम करते हैं। तो सबसे पहला है पूसा बायो डिकम्पोज़र। ठीक है। दिल्ली में स्थित है पूसा, तो उसी के द्वारा ये बनाया गया है। तो हाल ही में दिल्ली स्थित जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, पूसा ने एक डिकम्पोज़र कैप्सूल
जिसे पूसा पूसा बायो डिकम्पोज़र विकसित किया गया है, जिसे एक तरल घोल में परिवर्तित कर प्रणाली को विघटित करने के लिए खेतों पर छिड़काव कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो पराली के ऊपर गिरता है वो तो उसे मतलब वो कर देता है, क्या बोलते हैं, निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, उसके बाद एंटी स्मोक गन, ये भी इस बार आपने सुना होगा दिल्ली में। तो इसे हाल ही में दिल्ली में वायु प्रदूषण विशेषकर PM10 और PM2.5 की जो सघनता थी, मतलब जो आसपास पार्टिकल जब ज़्यादा आ जाता तो उससे ज़्यादा सघनता हो जाती। ठीक है, तो उसको जो है कम करने के लिए इसका यूज़ किया गया। उसके अलावा वाटर टैंक में जुड़ी इस एंटी स्मोक गन जो थी, इसको हवा में पानी की बेहद जो माहीन बौछार होती है, मतलब अल्ट्रा फाइन जो फोग होते हैं, काफ़ी मतलब बारीक पानी के कण कण होते हैं, जो ऐसा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये जो जल की बूंदें अत्यंत सूक्ष्म आकार, मतलब 10 माइक्रोन जो है उससे भी कम की होती हैं। जल की इन सूक्ष्म बूंदों को एक उच्च गति वाले पंखे की सहायता से एक बड़े क्षेत्र पर छिड़काव किया जाता है। मतलब पॉल्यूशन के जो पार्टिकल होंगे उनके ऊपर छिड़काव करेंगे तो वो क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, जो हवा में फैले धूल के कणों को नीचे स्तर पर ला देती है। ठीक है, उसके अलावा हरित पटाखे, तो हरित पटाखे जो लिथियम, आर्सेनिक, बैरियम, सीसा, इनसे क्या होते हैं, रसायन, ऐसे रसायन उसमें नहीं होते। ठीक है, उन्हें जो है सेफ़ वाटर रिलीज़र श्वास जिसे बोलते हैं, या सेफ़ थर्माइट क्रैकर स्टार, और सेफ़ मिनिमल एल्यूमिनियम सफल क्रैकर्स कहा जाता है। ठीक है, हरित पटाखे जलवाष्प उत्सर्जित करते हैं, मतलब जो जलवाष्प होता है ना, जो पानी का जो भाप बन के उड़ जाता है, और धूल के कणों को ऊपर उठने नहीं देते। वे इस प्रकार डिज़ाइन किए गए थे कि 30% से अधिक जो कणिकीय पदार्थ है, पार्टिकुलेट मैटर है, वो प्रदूषण नहीं कर सकते। ठीक है, इन्हें वैज्ञानिक और जो अनु अनु औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, इसकी एक प्रयोगशाला जो नीरी है, मतलब राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, इसके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, देखो नीरी क्या है, तो ये है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, विकिपीडिया ये इसका। ठीक है, तो ये पायोनियर लेबोरेटरी है इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, और ये किसका पार्ट है, CSIR का। ठीक है, इसके बारे में आपको पता ही होगा, काफ़ी बार बता चुके हैं। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1958 में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, लोकेशन कहाँ पे है इसकी, महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, इंडिया के। देखिए आगे क्या है, ग्रीन चारकोल, तो आपने ग्रीन टैक्स सुना होगा इकोनॉमी में। अब जो है ग्रीन चारकोल, तो हाल ही में जो विद्युत मंत्रालय उसके द्वारा ग्रीन चारकोल जो हैकाथॉन था उसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, खेतों में जो कृषि अवशेष होते हैं उनके दहन की प्रथा को समाप्त करके वायु को स्वच्छ बनाना, कृषि अवशेषों में जो है नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना। ठीक है, ग्रीन चारकोल वस्तुतः एक प्रकार का क्या था, जैव ईंधन था, जिसे स्थानीय और वहनीय रूप से बनाया जा सके। ठीक है, इसे बनाने के लिए जो मौसम और क्षेत्र होते हैं उसके अनुकूल जो कृषि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको एक भट्टी में जो है कार्बनीकृत, मतलब उन सबको अगर इकट्ठा करके एक भट्टी में हम डाल दें, कार्बनीकृत जो है किया जाता था। एक जैविक पदार्थ को कार्बन या कार्बन युक्त अवशेषों में परिवर्तित करना, मतलब उसकी जो जलाने के लिए उसे जो है इकट्ठा एकत्र करके और किल्न में डाल देना। इसका दहन स्वच्छ होता है, धुएँ के जोखिम को कम करता है, और श्वसन जो संक्रमण होता है उसके लिए पर ये उत्तरदायी होता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मतलब ये जो है जिनके मतलब अस्थमा वगैरह हो उनको ये मतलब प्रॉब्लम करता है। ठीक है, उसके बाद है NCAP, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वच्छ जो वायु कार्यक्रम है। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, मतलब जो केंद्र सरकार है उसने जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है उसके तहत 1 लाख से अधिक जो जनसंख्या वाले 42 शहर थे, 42 शहर थे, उनमें वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राज्यों को सहायता पहुँचाने के लिए 2,200 मतलब 2200 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, इसके अन्य संबंधित तथ्य क्या हैं, तो इस धन का यूज़ कहाँ पे किन के लिए किया जाएगा, जो जिनकी जनसंख्या क्या होगी 1 लाख से अधिक, और ऐसे कितने शहर हैं, टोटल 42 शहर है। ठीक है, पर ये दिल्ली के लिए ये धनराशि प्रदान नहीं की गई। ठीक है, मतलब दिल्ली को इसमें अलग रखा गया है। ठीक है, दिल्ली के साथ पता नहीं क्या सौतेले बेटे जैसा व्यवहार कर रखा है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं। यह धनराशि स्थानीय शहरी निकायों और राज्य प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड होते हैं उनकी क्षमता के निर्माण हेतु उपयोग की जाएगी। ठीक है, जो भी राज्य के जो होंगे ना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उनको जो है ये मतलब उनकी क्षमता को बढ़ाएगी। ठीक है, इसके बारे में तो ये क्या करती है, NCAP पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में शुरू की गई एक प्रदूषण नियंत्रण संबंधी एक पहल है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, अगले 5 वर्षों में जो PM10 और PM जो 2.5 है उसकी सांद्रता को कम से कम 20% तक जो है कम कर देना। ठीक है, इसका लक्ष्य जो है लक्ष्य से संबंधित तुलना हेतु
वर्ष 2017 को इसमें आधार वर्ष माना गया है। ठीक है, आधार वर्ष क्या है इसका 2017। इसमें जो है 102 नॉन अटेनमेंट शहर, मतलब ऐसे शहर जिनकी गुणवत्ता मानक राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक से अनुरूप ना हो उनमें लागू किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा CPCB, इसके बारे में भी आपने काफ़ी बार पढ़ रखा होगा। तो ये जो है NCAP के ढांचे के अधीन वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण, उपशमन, इसके लिए इस कार्यक्रम को जो है कार्यान्वित करेगा। ठीक है, CPCB द्वारा राज्य सरकार को जो NCAP है उसके अंतर्गत कार्य योजना को तत्काल रूप से लागू करने के लिए जो है निर्देश दिए जाएंगे। ठीक है, CPCB मतलब इसे निर्देश देगा उसके लिए। उसके बाद देखिए क्या है, जो फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू, मतलब नीले आसमान के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो वर्ष 2019 था उसमें संयुक्त राष्ट्र ने एक संकल्प प्रस्तावित कर वर्ष 2020 से प्रत्येक जो 7 सितंबर है उसको नीले आसमान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में आयोजित किया गया। ठीक है, 7 सितंबर को 2020 के। उद्देश्य क्या है, तो स्वास्थ्य, सृजनात्मक, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, इनके लिए स्वच्छ वायु के महत्व के बारे में जो व्यक्तिगत, सामुदायिक, कॉरपोरेट, सरकारी सभी स्तरों पर जो है जन जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, याद रखिएगा 7 सितंबर फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू। उसके अलावा जलवायु जो परिवर्तन है और जो वैश्विक सतत विकास लक्ष्य हैं, ऐसे पर्यावरणीय विकासात्मक चुनौतियों के लिए वायु गुणवत्ता के घनिष्ठ संबंध को प्रदर्शित करना। ठीक है, उसके अलावा क्रियात्मक जो ज्ञान है, सर्वोत्तम पद्धतियाँ, जो इनोवेशन, नवाचार है, सफलता की कहानियाँ, इनको साझा करके वायु गुणवत्ता में सुधार करने वाले समाधानों को बढ़ावा देना और जो संबंधित सुविधा होती है वो प्रदान करना। ठीक है, उसके अलावा वायु गुणवत्ता को प्रभावी प्रबंधन के लिए एक राजनीतिक गठन बनाने हेतु इस विषय पर काम करने वाली विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियाँ उन सबको एक साथ ला के खड़े कर देना। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, ताप विद्युत जो संयंत्र होते हैं ना उनके लिए उत्सर्जन जो मानदंड होते हैं। ठीक है, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, तो इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कोयला आधारित जितने भी विद्युत संयंत्र थे जहाँ पे मतलब कोयले का यूज़ किया जाता था विद्युत बनाने के लिए, उनके लिए नवीन उत्सर्जन जो मानदंड थे उनको अपनाने हेतु समय सीमा को 3 साल और बढ़ा दिया। ठीक है, कुछ संयंत्रों के लिए ये 2025 भी किया गया। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, इसके अनुमान के अनुसार जो कोयला आधारित जितने भी थर्मल पावर प्लांट है TPP, इनमें जो है निम्नलिखित के लिए ये उत्तरदायी है। सबसे पहले इनके द्वारा क्या किया जाता है, तो जितने भी उद्योग है ना वो जो यूज़ करते हैं वाटर का, वो जो ताज़े जल में 70% का यूज़ सिर्फ इनके TPP के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, जितना भी ताज़ा जल मतलब भारत में अवेलेबल है उसका 70% जो है ये यूज़ कर जाते हैं। ठीक है, जितना उद्योगों में यूज़ हो रहा है उसका। तो उसके अलावा जो PM है, पार्टिकुलेट मैटर है, उसके कुल औद्योगिक उत्सर्जन में 60% से भी अधिक का, और SO2 और NOx के उत्सर्जन में क्रमशः 45 और 30%, और जो Hg जो पारा होता है उसके उत्सर्जन में 80% से भी अधिक का योगदान जाता है। ठीक है, जो पार्टिकुलेट मैटर होता है। इसको इस टाइप से समझिए, जैसे मान लीजिए हमारा एक जो है TPP है, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, एक तरफ हमारा क्या है, जो वाटर यूज़ हो रहा है उद्योगों के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए जो भी उद्योग वाटर यूज़ कर रहे हैं उसका एक तो 70% जो है वो जो उद्योग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका 70% हमारा TPP में यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो भी हमारा पार्टिकुलेट मैटर जो कणिकीय पदार्थ है उसका जो उत्सर्जन हो रहा है किस में से, सबसे पहले जो देखिए जो औद्योगिक उत्सर्जन हो रहा है ना, मतलब जो उद्योग जितना उत्सर्जन कर रहे हैं तो उसमें 60% से अधिक किसका उत्सर्जन हो रहा है, हमारे TPP के द्वारा। ठीक है, और जो हमारा SO2 या फिर NOx या NO2, मतलब X का मतलब है यहाँ पे 2:4 के रेशियो में चले गए। ठीक है, तो इनमें जो भी उत्सर्जन हो रहा है ना उसमें TPP जो उत्सर्जन कर रहा है वो हमारा 45 और 30% है। ठीक है, मतलब एक एक अलग अलग पार्ट्स में दिया गया ये। और जो भी पारे का उत्सर्जन हो रहा है Hg का, ठीक है, उसके उत्सर्जन में 80% से अधिक का योगदान हमारा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, ये दे रहा है। ठीक है, 2015 में जो हमारा MOEF एंड CC था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसने पर्यावरण संशोधन नियम 2015 के अंतर्गत जो उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए जो ताप विद्युत संयंत्र थे इसके लिए विशिष्ट मानकों को जो है अधिसूचित किया गया। ये मानदंड कणिकीय पदार्थ जो पार्टिकुलेट मैटर थे SO2, NOx और Hg,
और जल इनके उत्सर्जन मानकों को जो है निर्धारित करता है, जो 2015 वाला अधिनियम था। इनके नियमों के अनुसार अब देखिए कुछ नियम बताए गए उसके अंतर्गत। तो क्या था, सबसे पहले जो टीपीपी है उसको चरणबद्ध तरीके से 2 वर्ष के भीतर अर्थात 2017 तक जो है अधिसूचित सीमा प्रदान करनी होगी। उसके अलावा जो हमारे निलंबित कणिकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है, मतलब जो स्प्रेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, उसके उत्सर्जन से संबंधित वर्तमान मानदंडों में संशोधन करता है, और जो टीपीपीज़ है उनसे SO2 और NOx और पारा के उत्सर्जन के लिए नए मानदंडों का सूत्रपात करता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये मतलब तीनों टाइम पीरियड है 2003 से लेके 31 दिसंबर 2003 से पहले, और 2003 से 2016 के बीच, और जो 2017 के बाद है। इनके पश्चात जो स्थापित जितने भी टीपीपी हैं, इन इकाइयों के लिए पृथक मानदंड निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। टीपीपी द्वारा जल की जो विशिष्ट खपत है उसके लिए संशोधित सीमा भी जो है निर्दिष्ट करता है, और वर्तमान जो OTBCC है, वंस थ्रू बेस्ट कंडेंसर कूलिंग प्रणाली को जो है रीसर्कुलेट पुनर्परिसंचरण प्रकार में परिवर्तन करने पर बल देता है, ठीक है। उसके बाद भारत में आरंभ जो टीपीपी है उसके लिए वर्ष 2017 की समय सीमा निर्धारित की थी, परंतु इसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न भिन्न समय के साथ वर्ष 2022 तक जो है बढ़ा दिया गया, और कुछ के लिए 2025 तक भी। अब जो आबादी वाले क्षेत्र हैं और नई दिल्ली है, उनके निकट स्थापित जो भी हमारे टीपीपी है उनको 2022 तक का इसका अनुपालन करना होगा, जबकि जो कम प्रदूषण वाले क्षेत्र या इकाई है उनको 2025 तक करना होगा, ठीक है। 31 दिसंबर 2025 से पूर्व कार्य बंद करने वाले टीपीपी को निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब बंद ही कर दे तो क्या पूरे करने, यदि वे संयंत्र बंद करने के आधार पर रियायत के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे तो। तापीय विद्युत संयंत्र इन नए लक्ष्यों के अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहते हैं अगर तो उन्हें आर्थिक दंड का भुगतान करना होगा। अगर आप विफल रहेंगे इन सब के अनुपालन में तो आपको आर्थिक जो है पैसा देना होगा। उसके पश्चात जारी रखने की अनुमति है। इसके बाद देखिए जो पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी है उसमें जो पहली टेक्नोलॉजी है वो है FGD, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जो हमारा जीवाश्म ईंधन होता है, कोल वगैरह जो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उससे चलने वाले विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित जो फ्लू गैस है उससे SO2 को, मतलब सल्फ़र डाइऑक्साइड को पृथक करके प्रयुक्त टेक्नोलॉजी का समूह है, ठीक है। इसमें मतलब टेक्नोलॉजी का जो समूह है उसका यूज़ करते हैं SO2 को अलग करने के लिए। यह आर्द्र या शुष्क प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जाता है। तो आर्द्र मतलब जो नमी होती है ना पानी में, उसमें हवा में पानी की नमी होती है, आर्द्र या फिर सूखे, दोनों टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकता है। शुष्क जो FGD है, शुष्क जो स्क्रबिंग इंजेक्ट सिस्टम की प्रक्रिया है, इसमें गैसीय प्रदूषकों में अभिक्रिया करने और उन्हें हटाने के लिए अभिकर्मक के रूप में चूना पत्थर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। शुष्क इंजेक्ट प्रक्रिया में सीधे फ्लू गैस की वाहिनी में शुष्क जल योजित चूना इंजेक्ट किया जाता है, मतलब सूखा चूना इसमें जो है डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है। यह अंतिम उत्पाद के रूप में एक शुष्क पदार्थ उत्पन्न करता है जिसे आगे उपचार के लिए कणिकीय नियंत्रण उपकरणों में जो है एकत्रित किया जाता है। आर्द्र जो FGD है, मतलब जो वो है नमी वाला वो है FGD है, फ्लू गैस स्क्रबर में चूने के घोल की बौछार का छिड़काव किया जाता है जहाँ SO2 छिड़काव में अवशोषित हो जाता है, ठीक है। मतलब चूना क्या करता है, SO2 को अब्जॉर्ब कर लेता है। और आर्द्र कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है, कैल्शियम सल्फाइड को क्या करते हैं और जो अपशिष्ट जल होता है उसमें बदल जाते हैं, मतलब इसको हटाने के बाद जो बचता है वो ये बच जाता है, ठीक है, जो आर्द्र वाला होता है, ठीक है। दो टेक्नोलॉजी से हम सल्फ़र डाइऑक्साइड हटा देते हैं और बचे हुए को जो है इकट्ठा कर लेते हैं। ये वाला आर्टिकल थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया है, तो मैं देखूँगा अगर इनसाइट वगैरह का इसमें देखूँगा अगर वहाँ पे इससे अच्छा आर्टिकल हुआ, क्योंकि इसमें जो है गाइडलाइंस को बस ये बताया गया है इसमें फॉलो करना है, तब से फॉलो करना है, कुछ बताया नहीं गया कि क्या गाइडलाइन है इसके लिए टीपीपी के लिए, ठीक है। तो मैं एक बार इनसाइट पे देख लूँगा, अगर इनसाइट की जो मंथली करंट अफेयर है अगर उसमें अच्छा रखा होगा ये आर्टिकल तो वहाँ से जो है करा के मैं इसके बाद में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो FGD जो अपशिष्ट जल होता है जो उसके साथ बचा था कैल्शियम जो वो था ना चूने के बाद कैल्शियम सल्फाइड जो बचा था एंड में, तो उसको बड़े फिल्टर प्रेस या बहुत अधिक मात्रा में कीचड़ उत्पादन के लिए बड़े वैक्यूम बेल्ट फिल्टर का उपयोग करके प्रभावी और कुशल तरीके से जो है उपचारित किया जाता है। इसके बाद देखिए SCR जो चयनात्मक उत्प्रेरक अपचयन है। उत्प्रेरक क्या होता है, कैटलिस्ट, जो मतलब रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। वर्तमान में यह सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी है।
कन्वर्टर में जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो NOx होता है इसको नाइट्रोजन में परिवर्तित करने के लिए अपचयनकारी एजेंट के रूप में अमोनिया का जो है यूज़ किया जाता है। अमोनिया क्या होता है NH3, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है उत्प्रेरक में। तो उसके अलावा उत्प्रेरक कौन से यूज़ होते हैं? टाइटेनियम डाइऑक्साइड, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, टंगस्टन डाइऑक्साइड, इनका मिश्रण होता है जो उत्प्रेरक यूज़ करते हैं, ठीक है। SCR फ्लू गैसों से 60 से 90% NOx हटा सकता है, ठीक है। यह प्रक्रिया बहुत महंगी और संबंधित अमोनिया इंजेक्शन के परिणाम स्वरूप निकास में अमोनिया क्या है, स्लिप स्ट्रीम क्या होता है? यंत्र द्वारा छोड़ा गया वायु प्रवाह, ठीक है, ये होता है। उसके अलावा SNCR तो चयनात्मक गैर उत्प्रेरक अपचयन। तो SNCR प्रक्रिया में एक अभिकर्मक अर्थात यूरिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, निर्जल अमोनिया या जलीय अमोनिया उपयुक्त तापमान क्षेत्र के भीतर भट्टी में फ्लू गैस में जो है इंजेक्ट किया जाता है। इसके अंतर्गत जो NOx और अभिकर्मक जो यूरिया था वो अभिक्रिया करते हैं आपस में, और जिससे N2 और H2O मतलब पानी होता है और ये नाइट्रोजन होता है, ये बचते हैं और उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती, इसमें उत्प्रेरक नहीं यूज़ करते, ठीक है। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपक, तो ये क्या होता है? विद्युत स्थैतिक अवक्षेपक वह निस्पंद उपकरण मतलब एक तरह की छन्नी होती है जो यूनिट से होकर गुजरने वाले जितने भी गैस होते हैं उनके प्रवाह को न्यूनतम रूप से बाधित कर एक प्रेरित विद्युत स्थैतिक आवेश बल का उपयोग करके प्रवाहमान गैस से धूल जैसे महीन कणों को जो है हटा देते हैं, ठीक है। सिंपल आप याद रखिएगा, जो विद्युत स्थैतिक अवक्षेपक क्या होता है? एक तरह की छन्नी होती है, ठीक है। ये जितने भी हमारे विद्युत स्थैतिक आवेश बल का उपयोग करके जो भी गैस में धूल और धुएं जैसे जो महीन कण होते हैं ना उनको हटाती है, ठीक है। संबंधित तथ्य देखिए, तो TPP को उच्च राख युक्त कोयला जो होता है उसके उपयोग की अनुमति मिल चुकी है, ठीक है, जो कि 2014 तक कितनी थी? 34% से ऊपर का मतलब आप यूज़ नहीं कर सकते थे। जो कोल यूज़ करते थे ना उसमें राख जो बच जाए वो 34% से ज़्यादा ना हो, ठीक है। अब उसे जो है यूज़ करने का दे दिया, मतलब अनुमति मिल गई है। तो पर्यावरण मंत्रालय ने नए विनियम जारी किए जिसके तहत जो TPP हैं राख सामग्री की मात्रा पर विचार किए बिना कोयले का उपयोग करने में सक्षम होंगे, ठीक है। इस अधिसूचना ने वर्ष 2014 के विनियमन को प्रतिस्थापित किया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो TPP है उसके लिए 34% से अनधिक राखयुक्त कोयले के उपयोग को अनिवार्य किया गया था। 2014 के विनियमन के तहत जो कोयला उत्पादक हैं उनको TPP तक परिवहन करने से पहले कोयले से जो अशुद्धियाँ हैं उनको पृथक करना अनिवार्य था। तो उल्लेखनीय क्या है कि 34% की जो सीमा थी उसने TPP को जो कोयला आयात करने के लिए बाध्य किया था। मतलब अब जो है इसकी लिमिट ये थी, ठीक है। तो उसकी वजह से वो कोयला क्या करते थे? आयात करते थे, जिससे विद्युत लागत में क्या होती थी? वृद्धि हो जाती थी, ठीक है। भारत में जो घरेलू कोयला भंडार है उसमें 40 से 45% तक जो है राख सामग्री होती है, जो भारत में कोयला है उसकी वजह से, ठीक है। उसमें 40 से 45% जो है राख होती है, इसलिए 1 किलोवाट विद्युत उत्पादन के लिए अधिक कोयले की आवश्यकता होती है तथा इससे अधिक उत्सर्जन भी होता है। नई अधिसूचना क्या है? तो TPP कोयले की राख है उसके उचित निपटान और उत्सर्जन मानकों को पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी है, अर्थात अब राख जो उच्च राख है उस सामग्री के कारण होने वाले प्रदूषण का समाधान करने की दायित्व कोयला जो कंपनियों की बजाय जो TPP होगा ना, थर्मल पावर प्लांट, वो होगा, ठीक है। कोयला कंपनी उसका मतलब वो नहीं करेगी, समाधान नहीं करेगी, जो TPP कंपनीज़ है वो करती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो वॉशरीज है उसमें अशुद्धियों से निपटान TPP द्वारा राख के उचित निस्तारण आदि के लिए मानदंड जो है निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। TPP द्वारा जो प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी है उसके उपयोग पर बल दिया गया है, जैसे हमारा FGD जो हमने पीछे पढ़ा। कोयले का परिवहन ढके हुए वाहनों में करना अनिवार्य बनाया गया। मतलब जो कोयला जाता है ना, जैसे पहले आप देखते थे कि मालगाड़ी में खुला जा रहा है ना, उसके बाद आप मालगाड़ी में जाते तो वो बंद हो के जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है वो मतलब जो पानी होता है ना एब्जॉर्प्शन कर लेता है वो रास्ते में, जैसे बारिश आ गई या जो हवा में नमी है उसका एब्जॉर्प्शन करके उसका वेट बढ़ जाता है, ठीक है, और जलने में भी मतलब थोड़ा सा वो सुगमता नहीं रहती है, ठीक है। उसके बाद अमोनियम प्रदूषण, ठीक है। तो हाल ही में जो यूपी से है उनके प्रयागराज में स्थित जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ़को है उसकी इकाई अमोनियम गैस का रिसाव हो गया था मतलब उस कंपनी में, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं हम उस अमोनिया पोल्यूशन है क्या। देखो उसके बाद अमोनिया गैस के बारे में NH3 अमोनिया, जैसे आपने कभी अगर सार्वजनिक शौचालय में जाके आपने स्मेल किया हो तो जो वो गैसेस होती है ना वो अमोनिया होती है। मतलब ह्यूमन का जो यूरिन होता है उसमें अमोनियम गैस की वो होती है, ट्रेसेस होते हैं, ठीक है।
तो ये एक रंगहीन, अत्यधिक अभिक्रियाशील और घुलनशील एक क्षार होता है, ठीक है, मतलब बेस होता है ये, एसिड बेस होता है ना वो वाले, तो उसमें ये बेस होता है, पीएच इसका 7 से ऊपर होता है, ठीक है। यह एक नाइट्रोजन चक्र का प्रमुख घटक है जिसकी जो उच्च सांद्रता पारिस्थितिकी तंत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, ठीक है। अमोनियम को कम तापमान पर गैसीय रूप में या उच्च दाब के तहत तरल रूप में, मतलब अगर हाई टेम्परेचर पे आप उच्च दाब में उसे कर दोगे, हाई प्रेशर में, तो वो लिक्विड रूप में हो जाता है, ठीक है। अगर कम ताप होगा तो वो गैसीय रूप में हो जाएगा, ठीक है। इसमें संग्रहित किया जाता है। अमोनिया जो है शरीर में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होता है और आंतरिक जो अतिरिक्त जो अम्ल होता है उसको प्रभावहीन करने के लिए जो किडनी होती है इसके द्वारा स्रावित होता है। जबकि नाइट्रोजन के रूप में अमोनिया पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। जो पौधों में नाइट्रोजन होता है वो उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो इसके उत्सर्जन के स्रोत देख लेते हैं। NH3 उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है कृषि, जिसमें पशुपालन और NH3 आधारित जो उर्वरक होते हैं वो अनुप्रयोग सम्मिलित होते हैं, ठीक है। उसके अलावा NH3 के अन्य स्रोतों में औद्योगिक प्रक्रियाएं, वाहनों में उत्सर्जन, मृदा महासागरों का वाष्पीकरण जो होता है, जैविक अपशिष्ट का अपघटन, वन अग्नि होगी, पशु और मानव अपशिष्ट हो गए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रियाएं, ये सब क्या होती है, सम्मिलित होती है, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? तो इसका यूज़ जो है उर्वरकों, प्लास्टिक, संश्लेषित रेशों, रंगों, अन्य उत्पादों के लिए उत्पादन के लिए औद्योगिक रसायन के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अमोनिया की जो उर्वरक होता है उसके विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है, उर्वरकों के निर्माण में, क्योंकि यह अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 का एक निर्माण खंड है, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट का उच्च नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में कृषि में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ अमोनिया पोल्यूशन। तो देखिए इसके जो सबसे पहले एनवायरनमेंट पे और ह्यूमन पे अलग अलग पॉल्यूशन। जैसे ह्यूमन पे क्या होता है, अमोनिया इंट्रैक्ट। तो ये क्या करता है, मतलब अमोनिया इंट्रैक्ट क्या होता है, अगर हम अमोनिया के उसमें आ जाए तो हमारी जो सेल्स होती हैं उसका डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब सेल्स पे हमारे नेगेटिव इफेक्ट होता है, जो कोशिका होती है हमारी। उसके बाद गैसियस अमोनिया होगा, तो ये जो है मतलब जो ब्रीथिंग होता है ना, सांस लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम कर सकता है। और उसके अलावा जो है निमोनिया एंड अस्थमा, इस प्रॉब्लम को भी ये इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है, ठीक है। और अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो क्लाइमेट चेंज, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इकोसिस्टम को जो है डैमेज कर देता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में नाइट्रिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन कंट्रीब्यूट्स टू ग्रीन हाउस जो गैसेस होती है ना उसमें बढ़ोतरी करता है ये। एयर पोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ हेज लाइक कंडीशन ड्यू टू रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद अदर ऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट्स इन एटमॉस्फेयर, उन सबसे मतलब पोल्यूटेंट से रिएक्शन करके जो है एयर का पोल्यूशन करता है। वाटर पोल्यूशन, टॉक्सिक टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो पानी के जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए टॉक्सिक होता है, ठीक है। उसके बाद इकोसिस्टम को डैमेज करता है। उसके अलावा संबंधित तथ्य देख लेते हैं तो IIT जो खड़गपुर है उसके शोधकर्ताओं के अनुसार सिंधु गंगा का जो मैदान है वो वायुमंडलीय अमोनिया का एक वैश्विक हॉटस्पॉट है, ठीक है। सिंधु गंगा का मैदान, सिंधु गंगा भी हमने जो वो बर्नवाल महेश क्या था नाम, जो बर्नवाल करके जो बुक है अभी एक दो कल और परसों पढ़ी है, उसमें ये अच्छे से बताया गया, ठीक है। सिंधु और गंगा के कौन से मैदान है, उसका एक वैश्विक जो है हॉटस्पॉट है। इस अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि जो सिंधु गंगा का मैदान है कि जो वो गहन कृषि जो गतिविधियाँ और उर्वरक उत्पादन है उसके कारण NH3 का वैश्विक हॉटस्पॉट है सिंधु गंगा का मैदान, ठीक है। यह कुल उर्वरक जो खपत है और जो तापमान के साथ अमोनियम गैस के एक सकारात्मक सहसंबंध को दर्शाता है, क्योंकि उच्च तापमान वाष्पीकरण के लिए यह अनुकूल है, ठीक है। कृषि जो उत्सर्जन होता है कुल वर्षण के कारण नकारात्मक रूप से सहसंबंधित होता है, क्योंकि आर्द्र निक्षेप NH3 के निर्मोचन में जो है सहायता करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जो है ग्रीन अमोनिया। तो ग्रीन अमोनिया क्या है, उस अमोनिया को संदर्भित करता है जो 100% क्या हो, रिन्यूएबल हो, नवीकरणीय और कार्बन मुक्त प्रक्रिया हो, ठीक है। इसमें मतलब कार्बन का एमिशन ना हो, उसके माध्यम से उत्पादित किया जाता हो। इसमें हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए जो प्राकृतिक गैस या फिर कोयला होता है उसकी बजाय हम नवीकरणीय ऊर्जा का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए यह ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। अमोनियम एक तीव्र गंध वाली गैस होती है जिसका व्यापक रूप से कृषि जो उर्वरक होते हैं उसके निर्माण में यूज़ होता है। इसका भंडारण और परिवहन सरल व लागत प्रभावी होता है, ठीक है। सरकार ने जो आयात निर्भरता उसको कम करने के लिए ग्रीन जो अमोनिया परियोजना है उसको स्थापित हेतु जो बिड बोली होते हैं ना, जो नीलामी करते हैं, वो आमंत्रित करने की योजना निर्मित की है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो घरेलू वायु प्रदूषण है, इंडोर एयर पॉल्यूशन। तो इस ये सुर्खियों में क्यों है, जो एक लांसेट जर्नल है, मतलब एक पत्रिका है जो प्रकाशित होती है, तो इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार जो घरेलू वायु प्रदूषण है, इंडोर एयर पॉल्यूशन,
इसके कारण होने वाली मृत्यु पिछले 2 दशकों में लगभग 64% की कमी आई, 90 से 2019 तक। ठीक है, तो उसमें देखिए अंतःग्रहीय या घरेलू वायु प्रदूषण, इसके बारे में। तो जो IAP वस्तुतः हानिकारक रसायनों और अन्य सामग्रियों द्वारा घरेलू वायु की गुणवत्ता में क्षरण को प्रदर्शित करता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो घरों से जो पॉल्यूशन निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता है। मतलब घर, क्योंकि जो महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, है ना, वृद्ध हो गए, वो सब क्या रहते हैं, घर पे ही रहते हैं। घरेलू वायु की गुणवत्ता कई कारकों से प्रभावित होती है। इनमें घरेलू प्रदूषण के स्रोतों के जो प्रकार है, उसके अलावा जो वेंटिलेशन है घर की, उसके अलावा घरेलू जो गतिविधियाँ आदि सम्मिलित है। ठीक है, सबसे पहले घरेलू वायु प्रदूषण का प्रभाव देखिए सबसे पहले स्वास्थ्य पर। तो इससे क्या होता है, श्वसन रोग, तीव्र श्वसन तंत्र संक्रमण, मृत बच्चों का जन्म होता है, फेफड़ों का कैंसर, ल्यूकीमिया, आघात, इस्केमिक हृदय रोग हो गया आदि जैसे स्वास्थ्य जोखिमों की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद महिलाओं, वृद्ध और छोटे बच्चों पर ये सर्वाधिक प्रभाव करते हैं क्योंकि वे अपना अधिकांश समय घर में व्यतीत करते हैं। घरेलू वायु प्रदूषण बच्चों में समस्या क्या करता है, एक तो गणितीय जो क्षमता होती है ना, मैथ्स वगैरह सॉल्व करने की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह, IQ होता है, अधिगमन क्षमता होती है, इसको महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, समग्र उत्पादकता पर देखें, क्योंकि यह निम्नांकित जीवनशैली परिवर्तनों जैसे कि थकान, चक्कर आना, एलर्जी, गंभीर खांसी, साइनस आदि के लिए भी उत्तरदायी होता है। मृत्यु दर पर देखें तो WHO के अनुसार प्रतिवर्ष 3.8 मिलियन लोगों की जो है असामयिक मृत्यु घरेलू प्रदूषण के कारण होती है। ठीक है, पूरे विश्व की मतलब यहाँ पे बात हो रही है। उसके अलावा देखिए जो गंभीरता है, तो पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार जो घरेलू वायु प्रदूषक का स्तर है वो प्राय बाह्य स्तर से 2 से 5 गुना तक अधिक होता है, क्योंकि जो कुछ मामलों में यह स्तर सामान्य प्रदूषकों के बाह्य स्तर से 100 गुना से भी ज़्यादा अधिक होता है। ठीक है, इस प्रकार इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य अधिक गंभीर रूप से प्रभावित होता है, क्योंकि लोग अपना अधिकांश समय 80% जो है घर के अंदर ही व्यतीत करते हैं। मतलब जो जॉब कर रहा है वो भी रात को तो ऑलमोस्ट 12 घंटे के करीब वो घर में रहता ही है ना। ये देखिए अलग अलग जो टाइप के वो पॉल्यूटेंट्स हैं उनके बारे में बताया गया, जैसे एयरबोर्न पार्टिकल, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मोक, फाइबर, प्लांट मैटर, हेयर, पोलन। ठीक है, डिजीज़, एग्जॉस्ट, कार्बन ब्लैक होता है, इन सब जो मतलब घरों में जो पाए जाते हैं, धूल मिट्टी वगैरह। हाउस होल्ड ऑर्डर एंड गैसेज, मतलब खाना वाना बनाते हैं ना, पेट की जो स्मेल होगी, सिगरेट स्मोक, केमिकल सिंक और ड्रेन स्मेल। उसके अलावा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, जैसे पेंट हो गया, घरों में पेंट होता है ना, ग्लूज, वार्निशेज, वुड प्रिजर्वेटिव्स, क्लीनिंग सप्लाइज, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, इन सब पे जो धूल मिट्टी, जो जैसे फर्नीचर कट रहा है तो उसका अलग से जो है उससे भी पॉल्यूशन होता है। ठीक है, मतलब वो सांस के थ्रू अंदर जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट, माइट्स और वायरस, ये सब। ठीक है, तो ये सारे टाइप ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। तो इसके जो दुष्प्रभाव हैं इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स के, उसको बचाने के लिए जो केंद्र सरकार ने योजनाएं आरंभ की है। सबसे पहले देखिए उन्नत चूल्हा योजना। इसमें जो जैव भार होते हैं ना, जैसे लकड़ी वगैरह, मतलब जिससे भी हम जो है आग जला सकते हैं, इस टाइप के चूल्हों को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, इसके अंदर का जो LPG कनेक्शन है वो मतलब देने की जो है, जैसे गाँव वगैरह में तो देने की उनकी शुरुआत की गई है। उसके अलावा सुरक्षा और दक्षता के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु एयर कंडीशनिंग का रेफ्रोफिट, मतलब एक तरह से दोबारा से फिट करना किस चीज़ को, ये रेफ्रोफिट होता है। ठीक है, यह ऊर्जा दक्षता एवं जो सेवा लिमिटेड है EESL और जो यूसैड है, इसकी एक संयुक्त पहल है। ठीक है, तो यूसैड क्या है, जो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, काम क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग सिविलियन फॉरेन एड, जो सिविलियंस को विदेशी जो सहायता चाहिए होते हैं ना, ये उसके लिए काम करती है, और डेवलपमेंट असिस्टेंट, डेवलप करती है असिस्टेंट्स को। ठीक है, उसके बाद देखिए जो इसका वो है, फाउंडेड 1961 में ये बनी थी। ठीक है, एम्प्लॉय हो गया, एनुअल बजट, हेडक्वार्टर कहाँ है, US में, वाशिंगटन DC में। ठीक है, उसके अलावा बस ये इतना ही बहुत है इसके लिए। उसके बाद देखिए सितंबर 2010 में जो UN फाउंडेशन है उसने स्वच्छ चूल्हों के लिए वैश्विक जो गठबंधन है, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लीन कुकिंग स्टोव, इसको आरंभ किया था। यह एक सार्वजनिक पहल है जो घरेलू वायु प्रदूषणकारी क्षेत्रों के लिए विभिन्न विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित करती है। ठीक है, उसके बाद संबंधित तथ्य देखें तो जो हमारा AUM है, इंडिजीनियस एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग। ठीक है, इसकी फोटोनिक प्रणाली, मतलब एक तरह से फ़ोटो खींचना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये है गुणवत्ता, जो वायु गुणवत्ता मापदंड है उसकी वास्तविक समय में
सुदूर निगरानी के लिए एक स्वदेशी फोटोनिक प्रणाली है। ठीक है, वास्तविक समय में मतलब रियल टाइम में, जो मतलब एग्जैक्ट पर डे का डाटा अगर वो चाहे तो वो भी दे सकती है। ठीक है, यह प्रणाली जो लेज़र बैक स्कैटरिंग, ठीक है, या और सांख्यिकी, यांत्रिकी, प्रकाश, इलेक्ट्रॉनिकी, मतलब इन सब का यूज़ कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT थिंग्स होती है ना, उनके सिद्धांतों का एक अभिनव अनुप्रयोग करती है ये। ठीक है, यह विभिन्न जो प्रदूषक होती है उनकी पहचान, वर्गीकरण और एक साथ मौसम संबंधी जो भी मापदंड होते हैं उनकी उच्च सटीकता, संवेदनशीलता और गुणवत्ता की जो है पहचान कर सकती है। उसके बाद देखिए समुद्री जो प्लास्टिक प्रदूषण है, जल प्रदूषण और संरक्षण है ये। तो इसके अंतर्गत जो समुद्री प्लास्टिक है, हाल ही में जो ब्रेकिंग द प्लास्टिक वेव, ठीक है, मतलब जो उसकी लहर है, प्लास्टिक की लहर है, उसको रोकना। अ कंप्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ पाथवेज टुवर्ड्स स्टॉपिंग ओशन प्लास्टिक पॉल्यूशन, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है ओशन में उसको स्टॉप करना। ठीक है, इस नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। यह रिपोर्ट जो द पेव चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके द्वारा जो सिस्टेमिक लिमिटेड, इसके साझेदार, इन दोनों के द्वारा मिलकर की गई है। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्टी और सिस्टम IQ लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा साझेदारी में प्रकाशित की गई है ये रिपोर्ट। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा किस किस ने करी है। इस टाइप के क्वेश्चन ही ज़्यादातर बनते हैं पेपरों में। तो इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो इसमें रेखांकित किया गया कि जो त्वरित एवं निरंतर कार्रवाई नहीं किए जाने पर समुद्र में जो प्लास्टिक का प्रवाह है वो वर्ष 2040 तक 3 गुना बढ़ के और 29 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो जैव निम्नीकरण प्लास्टिक है, तो जो ये प्लास्टिक है, ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो सूक्ष्म जीव द्वारा विभिन्न दशाओं यथा तापमान, आर्द्रता की मात्रा जैसे विभिन्न कारकों के तहत जो जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी या बायोमास है, इसमें निम्नीकृत कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए बायोमास क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपकी बात करूं, एक इंसान की मान लीजिए 90 किलो उसका वेट है, अगर मैं उसमें सारा पानी निकाल दूं, ठीक है, मतलब जो उसका जैव भार होगा टोटल, मतलब वाटर के अलावा, एयर के अलावा जो भी उसका जैव भार होगा उसे जैव, मतलब वो बोलते हैं कि हमारा ये टोटल जो है जैव भार होता है। ठीक है, किसी की भी इंसान का। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो ये प्लास्टिक होते हैं, ये क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीव द्वारा विभिन्न दशाओं यथा तापमान और आर्द्रता की मात्रा जैसे विभिन्न कारकों के तहत जल और कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारा बायोमास होता है, जैव भार होता है, इसके निम्नीकृत इन्हें किया जाता है। ठीक है, ये उचित परिस्थितियों में जो पारंपरिक प्लास्टिक होती है इसके विकल्प हो सकते हैं, लेकिन इनके विकल्प उपयोग से जुड़ी ऐसी परिस्थितियाँ सामान्यतः प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती और विशेष रूप से महासागर में तो बिल्कुल नहीं पाई जाती। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत ये बताया गया कि जो ये प्लास्टिक की जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, ये मतलब बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, जैसे हम जलाते हैं तो वो डिग्रेडेबल नहीं है, ना जला सकते उसे, ना मिट्टी में दबा सकते, वो ख़त्म नहीं होती। तो ये ऐसी प्लास्टिक बनाना चाह रहे हैं जिसके अंतर्गत क्या हो कि वो बायोडिग्रेडेबल हो, या तो उसे जला भी दें, जैसे कागज़ जलता है ऐसे जल जाए वो, या मिट्टी में दबा दे तो वो मतलब ख़त्म हो जाए अपने आप ही। ठीक है, तो इसमें जो यूज़ करेंगे वो सूक्ष्म जीव का करेंगे, है ना, जल, कार्बन डाइऑक्साइड का और जो बायोमास होता है इन सब का यूज़ करके उसे बनाया जाएगा। ठीक है, ऊर्जा ऐसी जो प्लास्टिक है वो मतलब जो उसके कंटेंट है वो समुद्र में तो बिल्कुल भी नहीं पाए जाएंगे। ऊर्जा गहन होने के साथ साथ उत्पादन की दृष्टि से भी ये अत्यंत व्ययकारी होगा। ठीक है, आदर्श परिस्थितियों में भी जो जैव निम्नीकरण क्षमता है, बायोडिग्रेडेबल कैपेबिलिटी है, समुद्री जीवों के प्लास्टिकों में फंसने, मतलब अगर हम इस टाइप का जो वो बना देते हैं जो बायोडिग्रेडेबल वो होगी प्लास्टिक, उसकी जो प्रॉब्लम है वो बताई जा रही है यहाँ पे। मतलब जो उसमें समुद्री जीव है वो फंसने की जो प्रॉब्लम है वो तो फिर भी सेम रहेगी। ठीक है, उसके अलावा जो उसको समुद्री जीव खा लेते हैं वो प्रॉब्लम तो फिर भी रहेगी। ठीक है, तो उसके मुद्दों का समाधान ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब ये होगा कि आप जला देंगे, मिट्टी में दबा देंगे, बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, पर जो ये प्रॉब्लम्स है ये फिर भी सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, सूक्ष्म आकार के जो प्लास्टिक होते हैं, माइक्रो प्लास्टिक, सौर पराबैंगनी जो विकिरण है, पवन, जलधारा और अन्य प्राकृतिक कारकों के प्रभाव में जो प्लास्टिक होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाती है। जैसे कि आप कोई मान लीजिए किसी बच्चे का खिलौना अगर आप धूप में छोड़ दें, तो अगर आप 10-15 दिन बाद देखेंगे तो वो क्या होगा, उसकी ऊपर की स्किन क्या होती है, रफ़ हो जाती है, मतलब उसका ऊपर का जो पार्टिकल्स होते हैं प्लास्टिक के वो उड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो वही मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है। इसे सूक्ष्म आकार के प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक 5 mm से भी छोटे या नैनो प्लास्टिक 100 नैनोमीटर से भी छोटे कहा जाता है। यह प्लास्टिक जो होता है समुद्र में दूरी तक और गहराई तक विस्तारित होते हैं। ठीक है, जहाँ यह समुद्री पर्यावासों में
प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार इन्हें पुनः प्राप्त करना प्रभावी रूप से असंभव है। मतलब पानी में कोई प्लास्टिक गिरी तो वो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगी सालों बाद, कुछ महीनों बाद, है ना। तो वो जो है समुद्र में धीरे धीरे बहुत दूर तक चले जाते हैं। माइक्रोबीड्स एक mm से छोटे आकार के विनिर्मित ठोस प्लास्टिक कण होते हैं, ठीक है। जैसे 1 सेंटीमीटर में हमारे 10 mm होते हैं, ठीक है। तो ये 1 mm से भी छोटा होता है माइक्रोबीड्स, ठीक है। तो सोच लीजिए कितना छोटा होगा फिर ये। उसके अलावा जो सतही जल है, इसके गहरे समुद्री तलछट एक समग्र समुद्री मलबे के 80% का निर्माण प्लास्टिक अपशिष्ट द्वारा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो सभी महाद्वीप की तटरेखा होती है उस पर जो प्लास्टिक अपशिष्ट विद्यमान है, जो मतलब आउटर बाउंड्री जैसे भारत की, तो वहाँ पे जितने भी प्लास्टिक कंटेंट जो जमा हुए हैं, जिसमें लोकप्रिय जो पर्यटन स्थल, सघन आबादी वाले क्षेत्र, इनके निकट अधिक प्लास्टिक सामग्री पाई जाती है, ठीक है। जहाँ पे मतलब जनसंख्या ज़्यादा होगी जिस कोस्टल एरिया में, वहाँ पे प्लास्टिक ज़्यादा पाई जाती है। प्लास्टिक के स्रोत क्या हैं? तो समुद्री प्लास्टिक के मुख्य स्रोत भूमि आधारित होते हैं, जिनमें शहरी तूफ़ानी अफवाह, सीवर अति अफवाह हो गया, समुद्र तट के आगंतुक हो गए, अपर्याय अपशिष्ट निपटान प्रबंधन, औद्योगिक गतिविधियाँ हैं, जो निर्माण, अवैध डंपिंग हो गया, मतलब जो कूड़ा फेंकते हैं ना समुद्र में, अवैध जो तरह से डंपिंग करते हैं, वो सम्मिलित है। महासागर आधारित जो प्लास्टिक मुख्य रूप से मत्स्य उद्योग, समुद्री गतिविधियाँ और जलीय कृषि से उत्पन्न होता है, ठीक है। प्लास्टिक प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव क्या हैं? तो प्लास्टिक को अपघटित होने में सैकड़ों से हज़ारों वर्ष तक का समय लगता है, ठीक है। यह समुद्री जीवन, महासागर पारितंत्र, तटीय पर्यटन और यहाँ तक कि मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। साथ ही यह मानव खाद्य श्रृंखला आदि में प्रवेश कर सकता है, ठीक है। जैसे आप अगर मछली वगैरह मान लीजिए कुछ खा ले, ठीक है, उसको इंसान खा ले, तो प्लास्टिक कंटेंट कहाँ है? मानव खाद्य श्रृंखला में भी आने लग जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान करने में भारत के प्रयास। तो जो मारपोल है, भारत में जो मारपोल है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मरीन पॉल्यूशन, जो मरीन पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो बनाया गया है, उस पर इन्होंने हस्ताक्षर किया भारत ने, मतलब। इसके अतिरिक्त जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 है, उसके तहत वाणिज्य पोत परिवहन नियम 2009, इसके द्वारा समुद्री प्रदूषण की जो है रोकथाम की जा रही है। उपयुक्त जो नियमन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जो भारतीय ध्वज जलायन है, इसका आवधिक सर्वेक्षण, मतलब एक समय समय पर जो सर्वेक्षण किया जाता है वो इसका किया जा रहा है। मतलब पतन अवस्था जो निरीक्षण है व्यवस्था के तहत विदेशी जलयानों का विवेकपूर्ण निरीक्षण होगा, जो मतलब बाहर से जो जलयान आएंगे उनका विवेकपूर्ण निरीक्षण होगा। गैर अनुपालन के मामले में भारी जुर्माना आरोपित किया जाएगा। उसके अलावा सरकार ने जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2018 है, उसके तहत देश के जो प्लास्टिक फुटप्रिंट है उसको कम करने के लिए सभी प्रकार के उपयोग को रोकने के लिए अंतिम लक्ष्य के साथ एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए कई चरणों की घोषणा की है, ठीक है। जो वन टाइम यूज़ जो प्लास्टिक्स होते हैं ना, उनको समाप्त करने के लिए कई सारे जो चरण हैं, ठीक है। उसके अलावा जो BIS है, भारतीय मानक ब्यूरो, इसके द्वारा एक भारतीय मानक प्रस्तुत किया गया जिसके अंतर्गत जो 5 mm होता है, ठीक है, मतलब आधा सेंटीमीटर, या उससे कम व्यास वाले जो प्लास्टिक माइक्रोबीड्स होते हैं, ठीक है। व्यास मतलब हमारा जो, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है तो इसके पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये व्यास होता है, ठीक है, डायमीटर। ऐसे माइक्रोबीड्स और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में जो एक्सफोलिएट होते हैं, मतलब जो उसके ऊपर की स्किन जो उतर जाती है, या क्लींज करने के उपयोग किए जाने वाले जो ठोस प्लास्टिक कण है उसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, ठीक है। राज्यों ने जो संचालित पहल हैं, तो इसमें देखिए सबसे बड़े मुझे केरल का ये लगा, शुचित्व मिशन, ठीक है। इसके तहत जो मछुआरे मतलब जो मछली पकड़ने जाते हैं, तो उनसे क्या क्या कहा गया कि जो आप वहाँ पे मछली पकड़ते हो उसके साथ जो भी कूड़ा कचरा आपके जाल में फंसता है ना, आप ला के उसको सरकार को दे दीजिए। मतलब ये और भी कोस्टल एरिया पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो सरकार आपको उसके बदले में पैसा देगी, ठीक है। इस टाइप से जो है उन्होंने 10 महीने में 25 टन प्लास्टिक कचरे को पुनर्प्राप्त करने में सफल रहे, ठीक है। मतलब और शहरों में भी लॉन्च होनी चाहिए जो भी कोस्टल एरिया है, ठीक है। उसके बाद एफर्ट एट द इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास। तो समुद्री प्रदूषण पर अभिसमय 1972, इसे जो है लंदन अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है। लंदन अभिसमय कौन सा है? समुद्री प्रदूषण, ठीक है। ये फिर से थ्रिलर ऐप आया जो कि मैं चाहते हुए भी रोक नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये अनइंस्टॉल होती है एप्लीकेशन और इसके ऐसे ही मैसेज आते रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी परचेज़ करूँगा फ़ोन तो स्टॉक एंड्रॉयड ही करूँगा, ठीक है।
तो इसके बाद है जलपोतों से प्रदूषण की रोकथाम और उस पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के प्रोटोकॉल 1978। ठीक है, ये दोनों क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए अभी हो गई 55 मिनट्स की, थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर इसका जो सेकंड पार्ट है, मतलब ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर कल से जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी बड़ा है। पर आप पर्यावरण की जो काफ़ी इस बार इम्पोर्टेंट आई है, आप अगर पूरी पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मतलब काफ़ी चीज़ें देखी मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट दे रखी है इसमें। ठीक है, तो इसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। इकनॉमी और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही लगी मुझे जितने भी अभी तक सब्जेक्ट कराएँ। ठीक है, तो चलिए जब तक के लिए थोड़ी देर का रेस्ट लेके फिर मैं सेकंड पार्ट इसका अपलोड करता हूँ। तब तक के लिए पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और उसके अलावा आपका दिन क्या हो, शुभ हो।